सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड ब्रेन्स एंड दिस इज योर फ्रेंड नवीन दुहान. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू फार्म बिल्स which the government has bought. We will be analyzing in an unbiased manner about the various laws and the demands of the farmers. जो अलग अलग कानून हैं उनके बारे में एक निष्पक्ष राय रखेंगे और इसी के साथ साथ हम ये डिस्कशन करेंगे कि फार्मर्स के क्या ज्वलंत सवाल हैं, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं. आई विल ऑल्सो बी कंक्लूडिंग द मैटर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द फर्स्ट बिल, दैट इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की अगर बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट कब इफेक्ट में आया, सबसे पहले जान लेते हैं कानून किस तारीख को नोटिफाई कर दिया था सरकार ने. सो द लॉ वाज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 27th of September 2020. जो कानून है वो 27 सितंबर 2020 को सरकार ने नोटिफाई कर दिया था. इससे पहले इस कानून को या इससे पहले जो कानून था उसको हम जानते थे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के रूप में, जो कि जरूरी वस्तुओं के भंडारण पर रोक लगाने के लिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया था, जिसको अभी की जो गवर्नमेंट है उसने अमेंड किया है, उसमें बदलाव किया है. द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस बिल को बनाया है. तो ये तो बात हुई बिल के इंट्रोडक्टरी पार्ट की. अब बात करेंगे इससे पहले का जो कानून था वो क्या कहता था. व्हाट वाज द अर्लियर लॉ? द अर्लियर लॉ वाज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 1955. द अर्लियर एक्ट, दैट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 said that the central government may regulate or prohibit the production, supply, distribution और trade in essential commodities. यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी भी प्रकार से जब भी उसको आवश्यक लगे वो जो जरूरी वस्तुएं हैं, स्पेशली जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके जो भंडारण है उस पर रोक लगा सके, ताकि जो प्राइसेस हैं, जो फेयर प्राइसेस हैं, उसको मेंटेन किया जा सके मार्केट के अंदर. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डू so to maintain the availability at a fair price in the market. केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, कि जो वस्तुओं का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए. अब इस पुराने लॉ में एसेंशियल कमोडिटीज़ को और जो नया अमेंडमेंट एक्ट है इस सब में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं यानी कि ज़रूरी वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उनके कुछ प्रमुख उदाहरण आइए हम देख लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जाए कि एसेंशियल कमोडिटीज ज़रूरी वस्तुएं कौन कौन सी हैं. सबसे पहले फर्टिलाइजर्स, उसके बाद फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, सभी खाद्य पदार्थ जो इंसानों के कंज्यूम करने के लिए बने हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे ऐसे जो सीड्स हैं जहाँ जिससे तेल निकलता है, एडिबल ऑयल निकलता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं. उसके बाद पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज yarn मेड फ्रॉम कॉटन which is a product based on agriculture. Next is seeds of food crops, जो बीज हैं फूड क्रॉप्स के वो. और इसके अलावा ड्रग्स, जो अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ हैं अवेलेबल जो होती हैं मार्केट में, उनमें भंडारण अगर कोई कर ले और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी सरकार उस पर रोक लगा सकती थी पहले. अब N95 मास्क और हैंड सैनिटाइज़र, जो N95 मास्क हैं और हैंड सैनिटाइज़र है वो भी अब कोविड की वजह से इसमें ऐड हो गया है. तो हमने जान लिया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं, ज़रूरी वस्तुएं कौन कौन सी हैं. ये जो अधिनियम था 1955 का वो उसमें ये सारा का सारा उल्लेख है कि कौन कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और जिसके भंडारण पे सरकार रोक लगा सकती है. तो बदलाव क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल. व्हाट इज़ द change? So the Ministry of Consumer Affairs has made essential changes या amendments in the Essential Commodities Act. तो जो कुछ बदलाव हैं वो क्या कहते हैं? The supply of foodstuffs such as cereals, pulses, potatoes, onions, edible oil seeds, etc. may be regulated under extraordinary circumstances. जो amendment है, जो बदलाव है वो क्या कह रहे हैं कि जो फूड स्टफ की सप्लाई है और जो बाकी जो खाने की वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई पर सिर्फ रेगुलेशन या सरकार की रोक तभी लगाई जा सकती है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, बहुत ही गंभीर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आज तक हमने फेस ना की हो,
तो ऐसी परिस्थिति में ही सिर्फ सरकार जो भंडारण है उसको रेगुलेट कर सकती है। यानी कि जो रेगुलेशन था पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का, उसको हटा दिया गया है और सरकार जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होगी तभी ऐसा कोई रेगुलेशन लाएगी, अन्यथा किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का भंडारण की रोक या रेगुलेशन नहीं होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं, देयरफॉर एनीवन कैन स्टोर द फूड स्टफ एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन एनी अमाउंट दे डिजायर टू। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, अमेंडमेंट है, उसने जो क्लॉज में अमेंडमेंट किया है उसमें ये बोल रहे हैं कि जो फूड स्टफ्स हैं या कोई भी और वस्तु है उसका कितने भी अमाउंट में कितने भी दिनों तक भंडारण किया जा सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में जब अर्थव्यवस्था ठीक से चल रही है और सब चीज़ें सही हैं, तब कितना भी भंडारण कितने भी दिनों तक कोई भी व्यक्ति कर सकता है किसी भी वस्तु का। अब इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को भी बताया कि किस किस परिस्थिति को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन मानेंगे। ऐसी परिस्थिति मानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा असाधारण है, असाधारण परिस्थितियों में ही सरकार इस रोक को लगाएगी, अन्यथा नहीं लगाएगी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को जान लेते हैं, सर्कमस्टांस कौन कौन से हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आर क्लासिफाइड एज, अब किस किस रूप में क्लासिफाई किया है, अगर वॉर हो जाए, इफ देयर इज वॉर, इफ देयर इज फेमाइन, ठीक है, अकाल पड़ जाए। उसके अलावा इफ देयर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस राइज होने लग जाए किसी वस्तु में तो भी सरकार ऐसा रेगुलेशन लगा सकती है। और चौथा, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए जो कि बहुत ही गंभीर नेचुरल कैलेमिटी हो, जैसे फ्लड्स हो सकते हैं, वो लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, ठीक है, सुनामी हो सकती है, एटसेट्रा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हमने जान ली कि कौन कौन सी जो सिचुएशन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। अब आगे बात करेंगे द फार्मर्स सिचुएशन। अब फार्मर्स की जो परिस्थितियां हैं इस समय हमारे देश में, उनकी बात करेंगे। फार्मर्स की कंडीशन क्या है, ताकि जिनके लिए बिल आया है उनकी परिस्थिति का हम अनुमान लगा सकें कि क्या ये बिल किसी रूप में उनको फायदा देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो फार्मर्स की अगर परिस्थिति की बात करें तो हमारे देश में अगर एवरेज एनुअल इनकम, मंथली इनकम की बात करें, एक महीने में एक किसान परिवार कितने रुपए कमाता है, तो अगर उसका कंपैरिजन आप करेंगे तो बिहार में सबसे कम लगभग 3500 रुपये एक किसान परिवार एक महीने में कमा पाता है, और वहीं पंजाब में अधिकतम है जो है 11,000 रुपये के अराउंड। तो 3500 रुपये एक महीने में, और अगर मान लो आप हाईएस्ट भी 11,000 रुपये एक महीने में अगर कोई किसान कमाता है तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11,000 रुपये में एक किसान अपनी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पाता है, अपने बच्चों की स्कूलिंग, अपने लिए मेडिसिन एसेट्रा, तो कैसे वो एक स्टोर हाउस और एक स्टोरेज की व्यवस्था कर लेगा जिसमें वो अपने ग्रेन्स को, अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर कर सके काफ़ी दिनों के लिए। इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन द कंट्री, अबाउट 90% फार्मर्स इन द कंट्री, दैट दे विल नॉट एबल टू स्टोर और मेक स्टोरेज स्पेसेस। आगे अगर बात करें किसानों की स्थिति की, मोर देन 85% ऑफ द फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग्स लेस देन 2 एकड़। हमारे जो किसान हैं उनमें से 85% ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है, तो वो बहुत ही कम इनकम वहाँ से अर्न कर पाते हैं। तो ये भी कंडीशन हमें ये दिखाती है कि बहुत ही मुश्किल है किसी आम किसान के लिए स्टोरेज की व्यवस्था अपने लिए बनाना और चीज़ों को स्टोर करके रखना। वो एक्चुअली वो इतनी जल्दी में रहते हैं अपना सामान बेचने के लिए, अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए, कि दे buy their products at lower prices when somebody is giving them money at the earliest। जब बहुत जल्दी भी कोई पैसे दे देता है या वादा करता है तो वो अपना प्रोड्यूस जो MSP है उससे नीचे भी बेच देते हैं। और एक और तथ्य जो आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये कि सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं हमारे देश में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिनको मिलता है, तो बाकी जो 94% किसान हैं उनको सरकार की डिक्लेयर की हुई MSP से कम पे ही अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। ये है परिस्थिति। तो आप जान सकते हैं कि कितनी हमारे किसानों की क्षमता है, कितने उनके पास संसाधन हैं और कितना उनके पास पैसा है स्टोरेज करने के लिए कमोडिटीज़ की। तो अगर फार्मर्स की और आगे बात करें तो इसमें मैं सरकारी संस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करना चाहूँगा, जो कि 1964 में स्थापित हुई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964, बट दैट FCI और दैट कॉर्पोरेशन, दैट इंस्टीट्यूशन, वो 56 साल बाद भी आज भी
सफिशिएंट स्टोर हाउसेज नहीं बना पाई और एफिशिएंसी से मैनेज नहीं कर पाती है जो उसने किसानों से खरीद के जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर किया है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो कि स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर काम करती है, विच हैज लॉट ऑफ फंड्स, is not able to make proper storage spaces and store the grains, foods, vegetable properly in spite of being established 56 years ago। 56 साल पहले कोई संस्था बनाई गई है सरकारी पैसे पे, वो भी स्टोरेज अगर नहीं कर पा रही है तो आप कैसे गरीब किसानों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके अलावा एक और, ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, ऑल दीज आर फैक्ट्स विच आर अवेलेबल एट गवर्नमेंट साइट्स। दीज आर नॉट माई फैक्ट्स, दीज आर रियल फैक्ट्स। सो 2000 से 3000 मेट्रिक टन अनाज स्पेशली गेहूं हर साल एफसीआई के गोडाउन्स में सड़ जाता है। ये भी एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। तो अब ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसने क्या बदलाव किया है, सरकार ने क्या कहा है, किसानों की क्या स्थिति है, ये सब आपने जान लिया। अब मेरे कंक्लूसिव रिमार्क्स और कुछ क्वेश्चंस लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल, when the average income of a farmer is so low that he is not able to afford the basic necessities of life, how can he build a warehouse for storage of his produce? जब एक फार्मर की, एक किसान की आय इतनी कम है कि वो जो जिंदगी को, जीवन को चलाने के लिए जो जरूरी वस्तुएं चाहिए, जैसे कि प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट, कपड़े, घर रहने के लिए जो कि उसको हर एक क्लाइमेट से बचा सके, और जो इक्विपमेंट्स हैं, जब वही वो अवेलेबल नहीं करा पाता अपने लिए, तो फिर कहां से वो वेयर हाउस बना लेगा। माई सेकेंड कंक्लूजन एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, when a government agency with huge funds cannot build storage capacity over more than 56 years, then how will poor farmers build their own storage capacity? जब एक सरकारी संस्था जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती है, जब वो 56 साल में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर पाई, तो कैसे आप गरीब किसानों से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे और फिर जब महंगे दाम होंगे तब अपने प्रोड्यूस को बेचेंगे। मेरा तीसरा सवाल, if the farmer will not be able to store their produce due to lack of funds and lack of resources, then who will be able to? जब किसान, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जिनके पास परिस्थितियां बड़ी ही विकट हैं, जब वो स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, तो मेरा सवाल है कि कौन करेगा स्टोरेज? तो ये आप सभी लोग सोचें कि जब किसान नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा, तो आपको आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। Who will benefit from storing foodstuffs in large quantities? तो लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स, फूड स्टफ और जो जरूरी वस्तुएं हैं खासकर गरीब लोगों के लिए, अगर उनका स्टोरेज से किसका फायदा होने वाला है, कौन स्टोर कर सकता है और किसका उससे बेनिफिट होगा, वेदर दे आर फार्मर्स और वेदर दे आर समबडी एल्स, दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। सो दिस अनदर थिंग which I want to appeal and to ask everybody is think, react and then support the view which you like। पहले आप सोचें, फैक्ट्स को जानें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि कौन सा जो पक्ष है, कौन सा जो व्यू है वो सही है परिस्थितियों के मुताबिक। व्हाट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड? देखिए, पेपर पे तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, परंतु जो ग्राउंड में स्थिति है, जो एक्सपीरियंस है हमारे किसानों का, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू what is being written in on the paper. So if this video was informative, please like it, share it with others so that you can do your contribution in supporting the right cause. Also give your valuable comments and suggestions so that I can make improvement in the further upcoming videos, and do subscribe to my channel for latest informative videos. This is your friend Naveed Duhan. Bye for now. Have a nice day.